वेलकम बैक फ्रेंड्स, विवेकानंद क्लासेस सीकर पे। आज हम हमारे यूट्यूब चैनल पे ये जानेंगे कि भाई मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार जो होता है उनके, राज्य मंत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं, उप मंत्री, किचन कैबिनेट, ये सब क्या होते हैं, मतलब भारत में क्या इनकी स्थिति है। साथ में यही जानेंगे कि प्रोटेम स्पीकर उनका क्या कार्य होता है, उनको किस आधार पे चुनते हैं, लोकसभा अध्यक्ष है उनको कौन इलेक्ट करता है, इन सब की जानेंगे। यानी मंत्री भारत में कितने प्रकार के हैं उनकी बात करते हैं। यानी मंत्री परिषद की जो संरचना है ना उसकी बात करेंगे। मंत्री परिषद की संरचना, ठीक है ना। मंत्री तीन प्रकार के होते हैं। मंत्री तीन प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से? पहला है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरा है राज्य मंत्री, ठीक है ना, स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, ये दूसरा राज्य मंत्री हो गए। ठीक है, एक है राज्य मंत्री, ये इसी में आ जाएगा। राज्य मंत्री है, इन एक में आ जाएगा। स्वतंत्र प्रभाव होता है इनके पास, एक होता है राज्य मंत्री। ठीक है, यानी इसी के पार्ट हैं दो, एक राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है और एक होता है केवल राज्य मंत्री। तीसरे की बात कर लेते हैं, वो होता है उपमंत्री। ठीक है, ये मंत्री तीन प्रकार के होते हैं। अब कैबिनेट जो मंत्री होता है ना, ये सरकार के मतलब महत्वपूर्ण जो नीति निर्माण में जो निर्णय होते हैं उनमें कैबिनेट मंत्री की भूमिका होती है। जो भी निर्णय होते हैं, जो भी विभाग होते हैं सरकार के महत्वपूर्ण या मंत्रालय होते हैं, वो कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं। इन्हें सरकार के जितने भी मतलब बैठक होगी या कोई कार्य करना होगा उसमें इन्हें आना अति आवश्यक है। यानी इन कैबिनेट मंत्री के विदाउट तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, इन कैबिनेट मंत्री को सरकार के सभी बैठकों में आना अनिवार्य है। लेकिन अब बात करते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव, यानी जो राज्य मंत्री हैं जिनके पास स्वतंत्र प्रभाव है, उन्हें बैठक में वो आ भी सकते हैं, लेकिन वो तभी आएंगे बैठक में जब सरकार ने उन्हें बुलावा भेजा है। इनके पास भी महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, लेकिन ये बैठक में नॉर्मली भाग नहीं लेते हैं। जब भी लेते हैं जब सरकार इन्हें खुद बुलाती है। ये हो गए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव। अब दूसरा इसी में है, ठीक है, ये राज्य मंत्री ओनली। अब इनका क्या होता है, इनके ये कैबिनेट मंत्री और जो राज्य मंत्री होते हैं उनके डायरेक्शन में काम करते हैं, यानी उनके सहयोग के लिए होते हैं। ठीक है, ये राज्य मंत्री। एक होता है उपमंत्री। अब उपमंत्री क्या होता है, वर्तमान में तो मतलब उपमंत्री का कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, अस्तित्व नहीं है, लेकिन पहले एक मंत्री बना देते थे, एक उपमंत्री बना देते थे, यानी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के वो परिणाम था उपमंत्री। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, उपमंत्री के संदर्भ में बातें। अब बात करते हैं भाई, मैं लिख देता हूं उन सब चीजों को। कैबिनेट मंत्री, पहले बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की। कैबिनेट मंत्री सरकार के सभी निर्णयों में भूमिका, हर बैठक में इनके लिए आना जरूरी है। सरकार के सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय। अब दूसरी चीज, ये मंत्रालय जो होता है ना, ये राज्यों में नहीं होते, मंत्रालय केवल केंद्र में होते हैं। ठीक है ना, मंत्रालय और विभाग कैबिनेट मंत्री के अधीन
होते हैं। यानी जो महत्वपूर्ण जो विभाग हैं, मंत्रालय हैं, वो कैबिनेट मंत्री के अधीन होंगे। सरकार की जो भी महत्वपूर्ण नीति का निर्माण करना होगा उनमें इनके लिए आना जरूरी, यानी हर सरकार की हर बैठक में इनकी भागीदारी होती है। सरकार की हर बैठक में आना कंपलसरी है इनके लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे राज्य मंत्री की। राज्य मंत्री 2 नंबर पे आते हैं आपके राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभाव। अब इन्हें सरकार में नंबर 2 के मंत्री कहा जाता है। सरकार में नंबर 2 के मंत्री, यानी 2 नंबर के जो मंत्री होते हैं वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव वाले होते हैं। सरकार जब यानी बुलाती है इन्हें बैठक में आने के लिए, तब इनके लिए बाध्यकारी है बैठक में आना, लेकिन सामान्यतः ये बैठक में भाग नहीं लेते हैं। ये बैठक में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसी में राज्य मंत्री जो है इसके 2 प्रकार हैं। एक आता है इनके पास स्वतंत्र प्रभाव होता है, एक होता है केवल राज्य मंत्री, ठीक है। अब ये क्या होता है, इनका केवल मतलब वो डायरेक्शन में काम करते हैं उनके, जैसे राज्य मंत्री हो गए या कोई कैबिनेट मंत्री है ना, तो उनके सहयोग के लिए बनाए जाते हैं राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए इन्हें बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं उपमंत्री। उपमंत्री का वैसे कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, अस्तित्व नहीं है, वैसे ऐसे ही वो बना देते हैं कभी कभी, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है उपमंत्री, ठीक है। उपमंत्री अभी कुछ भी नहीं है ऐसा, है ना, इसलिए इसको जानने की कोई जरूरत नहीं। अब बात कर लेते हैं किचन कैबिनेट। एक शब्द है जिसका संवैधानिक और वैधानिक तौर पे मतलब कोई एग्जिस्टेंस नहीं, अस्तित्व नहीं है। संवैधानिक यानी संविधान में ऐसा कोई किचन कैबिनेट का कोई प्रावधान नहीं है, ना ही कानूनी यानी वैधानिक रूप से यानी कानून के रूप में भी ऐसा कोई इस शब्द का नहीं है। किचन कैबिनेट की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जब इंदिरा गांधी की जो सरकार थी ना, उस समय ये शब्द बहुत चर्चा में था, किचन कैबिनेट। यानी वो किचन कैबिनेट असल में होता है क्या है, इस चीज को जानो कि भाई जैसे कैबिनेट जैसे फैसला करती है यानी निर्णय लेती है, उसे कैबिनेट जो होती है उसमें मंत्री होते हैं, विशिष्ट स्तर के जो मंत्री होते हैं, वो एक कोई निर्णय लेता है तो समूह लेता है, ठीक है। जैसे कैबिनेट, ये कैबिनेट है। अब कैबिनेट में क्या है, इसमें मंत्री हैं बहुत सारे, ठीक है ना। ये मंत्री कोई निर्णय लेना है तो ये निर्णय को ये सब कैबिनेट मिलकर लेगी, ठीक है ना। ये मिलकर किसी कोई निर्णय लिया है, कोई नीति का निर्माण किया तो कैबिनेट के द्वारा किया गया। लेकिन किचन जो कैबिनेट है ना, जैसे अब ये किचन कैबिनेट, अब इसमें मतलब जो सरकार है ना, इसके गिने चुने लोग इस किचन कैबिनेट में हैं। यानी सरकार के केवल गिने चुने जो लोग हैं वो किचन कैबिनेट में शामिल है, जो कि कैबिनेट में कोई फैसला है, कोई निर्णय लिया है, उसे कैबिनेट में लाने से पहले किचन कैबिनेट ने फैसला कर लिया है। यानी किचन कैबिनेट ने कोई निर्णय पहले ही ले लिया, पहले यहाँ पे मोहर लगा दी। इसे तो केवल मतलब फॉर्मेलिटी के लिए ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे जाएगा कैबिनेट में, बाद में जाएगा, ठीक है। पहले ही किचन कैबिनेट यानी सरकार के या जो बड़े मतलब प्रधानमंत्री जैसे इंदिरा गांधी ने ऐसा ही किया था कि भाई पहले जो मतलब किचन में यानी रसोई में पहले मतलब निर्णय ले लिया, उसे लेने के बाद में फाइनल स्टेज अंदर ही होगी किचन कैबिनेट में, बाद में उसे हम मतलब कैबिनेट के सामने रखना है। अब कैबिनेट उस पर ये नहीं करेगी कि भाई निर्णय ठीक है कि नहीं है, वो कुछ नहीं करेगी, उसे वो स्वीकार करेगी, ठीक है। किचन कैबिनेट
पहले निर्णय ले चुकी है उसे कैबिनेट के सामने रखना है, केवल इतना ही काम था उस समय, इसका ये एग्जिस्टेंस था। मैं लिख के बता देता हूँ देखो। किचन कैबिनेट यानी कैबिनेट से पूर्व जो कोई निर्णय लेता है, वैसी कोई संस्था मान लो या ऐसी व्यवस्था, कैबिनेट से पूर्व लिया गया निर्णय और कैबिनेट के सामने तो इसे केवल औपचारिक रूप से रखा जाता है। यानी जो काम होता है वो पहले मतलब किचन कैबिनेट में यानी सरकार के जो या प्रधानमंत्री के जो गिने चुने लोग होते हैं वो पहले ही फैसला कर लेते हैं, यानी किस प्रकार का जजमेंट लेना है वो किचन कैबिनेट ने पहले ही, यानी जो कुछ लोग थे वो पहले ही अंदर ही मतलब रूम में बैठ के कर लेंगे और सामने कैबिनेट के सामने उसे सुबह लाएंगे, ठीक है, सुबह पेश करेंगे। यानी इनकी कैबिनेट की जो रियल में जो मंत्री होते हैं जो विशिष्ट स्तर के होते हैं उनका उसमें कोई रोल नहीं होता। किचन कैबिनेट ये इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसके समय इसका प्रचलन ज्यादा था। अब बात कर लेते हैं प्रोटेम स्पीकर की कि भाई वो क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष, उनकी क्या शक्तियां होती हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर ये क्या होता है देखो, यानी लोकसभा का जो अस्थायी अध्यक्ष होता है ना उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य यही होता है कि भाई चुनाव में जो व्यक्ति जीत कर आया है, चुनाव में कोई व्यक्ति जीत कर आया है वो तब तक सदन का सदस्य नहीं होता है जब तक कि उसे ने सदन की शपथ ना ली हो। अब शपथ लेने का जो कार्य होता है वो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है, यानी सदस्य को शपथ जो है ना ये प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दी जाती है। चुनाव में जीतने वाले जो आपका भाई जैसे कोई भी अभी चुनाव में जीतने वाले को, जैसे कोई एमपी जीत के गया या कोई एमएलए जीत के गया सदन में, लेकिन भाई शपथ कौन दिलाएगा वर्तमान में, तो जैसे मतलब ये तो अस्थायी अध्यक्ष है, ये क्या है अस्थायी अध्यक्ष है, लेकिन अभी अस्थायी अध्यक्ष हमने चुन रखा है ओम बिरला लोकसभा के वर्तमान में, लेकिन पूरी सरकार यानी लोकसभा का जब नया गठन होता है, जब पूरी सरकार ही बनकर आई है तब एक अस्थायी अध्यक्ष हुआ यानी प्रोटेम स्पीकर। तो इस प्रोटेम स्पीकर को किस प्रकार से चुना जाएगा, चुनने के कौन से आधार होंगे, तो वो यानी अस्थायी जो अध्यक्ष होगा ना, भाई पूरी सरकार ही नई बैठी है, अब नई बैठी तो उन्हें पहले उनके लिए एक सदस्य तो भी तो होना चाहिए ना उसकी, भाई जितने भी सदस्य सारे सदस्य नए हैं तो उन्हें शपथ भी तो कोई दिलाएगा तभी तो वो सदस्य बनेंगे ना, अन्यथा जब तक शपथ नहीं लेता वो सदस्य सदन का बन ही नहीं सकता। वो 500 रुपए देकर सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन शपथ जब तक नहीं लेता वो सदस्य नहीं बनता। तो शपथ जो दिलाने का जो कार्य है वो प्रोटेम स्पीकर का है। अब प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी जो अध्यक्ष है लोकसभा का उसे किस प्रकार बनाते हैं, उसके 3 आधार हैं, यानी प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर, इसको 3 आधार हैं बनाने की, ठीक है ना। पहला तो वह व्यक्ति जो सबसे अधिक बार एमपी रहा यानी सबसे अधिक बार सांसद रहा है, वह व्यक्ति जो आयु में वरिष्ठ है, ठीक है। तीसरा यानी राष्ट्रपति अपने विवेक
से बना सकता है। यानी नई सरकार बन के आई है तो इन तीनों आधारों में से कोई भी एक जब होता है ना, तब प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी लोकसभा का अध्यक्ष है उसे बनाया जा सकता है। इसका प्रमुख कार्य यही होता है कि चुनाव में जो सदस्य जीत के आए हैं उन्हें शपथ दिलाते हैं जैसे ही, तो वो सदन के सदस्य बन जाते हैं। तो इसका चुनाव कैसे करेंगे, इसका इन तीन आधारों पे चुनाव करेंगे। यानी वह व्यक्ति जो अभी जितने भी सदस्य आए ना, वो खुद भी सदस्य नहीं है, ठीक है ना, उसे चुनेंगे। यानी उसे चुनने के तीन आधार होंगे। जो सबसे अधिक बार सांसद रहा है, जो आयु में सबसे अधिक है यानी वरिष्ठ है, या राष्ट्रपति, जितने भी सदस्य चुन के मतलब सदन में आए हैं उनमें से राष्ट्रपति किसी एक को मतलब प्रोटेम स्पीकर बना सकता है। अब ये एक व्यक्ति क्या करेगा, जितने भी सदस्य सदन में आए हैं उन्हें शपथ दिलाएगा। जैसे ही शपथ सभी व्यक्तियों को दिला दी जाती है तो वो सदन के सदस्य बन जाते हैं। अब ये अस्थायी है, इसे अस्थायी बनाने के लिए इसको तो ये तो बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अस्थायी सदन क्या करता है, अपना अस्थायी अध्यक्ष चुनता है। जैसे ओम बिरला जी को चुना गया था। जितने भी सदस्य हैं मतलब सदस्य बन चुके हैं, प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिला दी है, उनके बाद में वो एक अस्थायी, जितने मतलब सदस्य आए हैं ना, वो अपने में से एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष सदस्य अपने में से ही चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ओम बिरला जी का किया गया था, उनसे पहले जो थे उनका भी किया, सुमित्रा महाजन जो थी उनका चुनाव किया गया था। पहले प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष होता है, उसके तीन आधार होते हैं। वो सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। सदस्य शपथ लेने के बाद में अपने में से किसी एक को अस्थायी अध्यक्ष बना लेते हैं लोकसभा की। अब लोकसभा का अध्यक्ष जो है, इसका कार्य क्या होता है, इसका प्रमुख कार्य होता है कि सदन की जो कार्रवाई है उसे नियंत्रित करना, यानी सदन की गरिमापूर्ण कार्रवाई को संचालित करना इसका प्रमुख कार्य होता है। निर्णायक जो मत होता है, यानी कोई विधेयक के संदर्भ में कोई निर्णायक मत देना है तो तब लोकसभा का अध्यक्ष है वो निर्णायक मत देता है। इसे प्रभावी बहुमत से लोकसभा के द्वारा हटाया जाता है। ये सब बातें हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष के कार्य सदन का संचालन गरिमापूर्ण से तरीके से, ठीक है ना। निर्णायक बहुमत देना, निर्णायक मत देना यानी कोई बहुमत है तो भाई कोई विधेयक आया उसके संदर्भ में बराबर मतदान पड़ते हैं, तब निर्णायक जो मत होता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है भाई, लोकसभा अध्यक्ष हैं इनके ये कार्य है कि ऐसा करेंगे, जो मतलब संसद का संयुक्त सत्र होता है यानी जॉइंट कोई सेशन होता है, जब राज्यसभा और लोकसभा जब दोनों एक साथ बैठती हैं यानी संयुक्त सत्र, तो इसका जो अध्यक्षता होगी ना वो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे यानी संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, यानी इनके द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। उन्हें लोकसभा जो अध्यक्ष है वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, इन्हें किस प्रकार से हटाया जाता है, तो प्रभावी बहुमत द्वारा इन्हें लोकसभा से हटाया जाता है। प्रभावी बहुमत क्या होता है, यानी कुल सदस्य माइनस रिक्तियां जो होती है वो प्रभावी बहुमत होता है, ठीक है। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता है शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।